आज हम लोग TRE4 से संबंधित प्रतिदिन जो है आधुनिक भारत, करेंट अफेयर के सभी टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि TRE4 में TRE4 जो है TRE4 जो आने वाला है, TRE1 देखे होंगे, TRE1, 2, 3, इन सभी में आधुनिक भारत से यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की संख्या कम से कम 18 से 20 होती है। कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 18 से, यानी कि संख्या जो होती है 18 से 20 होती है। तो 18 से 20 एक अपने आप में बहुत बड़ा अंक है, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और वो भी आपको पता होगा कि एडुटेरिया के नोट्स से हम लोग जो है इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और करेंट अफेयर SPD से अगर जिस बच्चों को पढ़ना है वह लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको नया नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगा। और पर डे आधुनिक भारत का एक एक एक्सरसाइज आपको डालेंगे इस पे, और करेंट अफेयर का, तो आप लोग पर डे देखें। आज आधुनिक भारत का हम लोग मुख्य टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसे आप देख सकते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। टॉपिक का नाम है, क्या है? यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो यह प्रमुख टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है हर एक साल पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि यूरोपीय कंपनी जो है इनका आगमन। तो आगमन का हम लोग क्रम देखेंगे तो पहले पुर्तगाल, पहले जो है कौन है? तो पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली। उसके बाद में पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आया। कौन आया? तो डच आया। डच के बाद में ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश के बाद में डेनिश आए और फ्रांस आए। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सही क्रम को चुने। क्या करें? सही क्रम को चुने। जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तब आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि पहले कौन है? तो पुर्तगाल। कौन आया फर्स्ट में? 1 नंबर में आया पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। अब यहीं पे हमें याद करते चलना है कि पहले कौन आए? तो पुर्तगाली है। कौन है? पुर्तगाली। दूसरे में कौन आए? तो डच। दूसरे में कौन आए? तो डच। तीसरा तो ब्रिटिश। चौथा डेनिश। पांचवा फ्रांस। तो याद करना है पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांस। अब भारत से जाने का भी क्रम हमें याद रखना है, क्योंकि यह भी पूछा जाता है कि भारत से जो है जाने का इनका क्रम क्या था। तो जाने का क्रम, पहले डच गए 1759 में, टाइम पीरियड याद रखिएगा 1759। डेनिश गए 1845 में, ब्रिटिश गए 1947 में, फ्रांस गया 1954 में, लेकिन पुर्तगाली गए 1961 में। अब यहाँ पे याद रखने योग्य बात एक है कि सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। क्या गए? सबसे अंत में गए। या क्या गए? सबसे अंत में गए। कौन? तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। सबसे अंत में गए। कब गए? तो सबसे अंत में गए। चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ देखना है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि भारत में यूरोपीय देश के प्रवेश के 2 मार्ग थे। एक मार्ग उत्तर पश्चिम सीमा से स्थलीय मार्ग, दूसरा दक्षिण भारत में समुद्रीय मार्ग। याद रखना है कि भारत में प्रवेश करने के यूरोपीय को 2 मार्ग थे। एक उत्तर पश्चिम सीमा से स्थलीय मार्ग था और एक दक्षिण भारत से समुद्रीय मार्ग। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम, यूरोपीय कंपनी के अब आगमन के क्रम देखेंगे। दिया है कि 1453 में तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन होने के कारण यूरोपियों का
व्यापारिक मार्ग बंद हो गया। क्या? तो 1453 में तुर्क द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद यूरोपियों का मार्ग बंद हो गया, व्यापारिक मार्ग बंद हो गया। यह यूरोप में सामंती ढांचा टूटने से नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। यह भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, जैसे रेशम, सूती वस्त्र और मसाले, यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़ लगी हुई थी और 3G की चाहत थी उन्हें, जैसे गोल्ड और गोल्ड। यह नौ परिवहन गतिविधियों में तकनीकी विकास, यानी कि दिशा सूचक यंत्र इत्यादि। यह प्रोटेस्ट आंदोलन के कारण धार्मिक उत्साह से प्रेरित रोमक कैथोलिक तथा प्रोटेस्ट दोनों प्रसार के लिए इच्छुक थे। अब आइए यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम अब हम लोग देखेंगे। पुर्तगाली जो है यह 1498 में, अंग्रेज 1600 में स्थापित करेंगे, डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। तो याद रखना है कि पुर्तगाली 1498 में स्थापित करेंगे कंपनी, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। ये जो पुर्तगाली कंपनी है यह 1498 में जो स्थापित करेगी, शासक सिकंदर लोदी होंगे 1489 से 1517 तक। अंग्रेजी कंपनी जो है करेगी 1600 में, उस समय अकबर होंगे 1556 से 1605 तक। डच जिसे नीदरलैंड या 1602 में करेगी, उस समय अकबर होंगे 1556 से 1605 तक। डेनिश जब करेगी 1616 में तो जहांगीर होंगे 1605 से 1627 तक। फ्रांसीसी जब करेगी तो 1664 में, तो उस समय के शासक होंगे औरंगजेब 1658 से 1707 तक। यह भी इम्पोर्टेंट है। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम हम लोग पहले देखे हैं। पुर्तगाली 1498 में आएंगे, डच 1596 1605 में आएंगे, डेनिश 1620 में आएंगे, अंग्रेज 1608 में आएंगे, फ्रांसीसी 1667 में आएंगे। तो उस समय पुर्तगाली जब आएंगे 1498 ईस्वी में तो सिकंदर लोदी होंगे शासक। डच आएंगे तो 1596 से 1605 में तो उस समय अकबर होंगे शासक। अंग्रेज जब आएंगे 1608 में तो जहांगीर होंगे शासक। डेनिश आएंगे 1620 में तो जहांगीर होंगे। फ्रांसीसी आएंगे 1664 में तो औरंगजेब होंगे। चलिए अब यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री, यूरोपीय कंपनियों की जो है प्रथम फैक्ट्री कब खोली जाएगी उसे देखेंगे। पुर्तगाली 1503 में खोलेंगे पहली अपनी फैक्ट्री, कोचीन जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ खोलेंगे? 1503 में कोचीन, केरल में। दूसरा जो डच हैं, डच 1505 में खोलेंगे। कब खोलेंगे? 1505 में। कहाँ? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अंग्रेज 1608 में अपनी फैक्ट्री खोलेंगे सूरत के, गुजरात में। डेनिश जो है 1620 में ट्रांकेबर तमिलनाडु में। फ्रांसीसी 1668 में सूरत, गुजरात में ये फैक्ट्री लगाएंगे। यूरोपीय द्वारा समुद्री मार्गों की खोज जो की गई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि समुद्री मार्गों की खोज की गई, इसके बारे में। आइए समुद्री मार्गों की जो खोज की जाएगी, 1492 में अमेरिका का खोज होगा, कोलंबस खोजकर्ता होंगे जो स्पेन के हैं। 1498 में भारत का खोज होगा जो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। 1642 में नीदरलैंड का खोज होगा जो तस्मान होलैंड के थे। 1770 में ऑस्ट्रेलिया का खोज होगा जो कैप्टन जेम्स कुक होंगे जो ब्रिटेन के होंगे। अब यहाँ पर पुर्तगाली के बारे में हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है कि पुर्तगाली क्या है। यह पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक को खोज की रुचि के कारण
हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। कैप ऑफ गुड होप यानी कि तूफानी अंतरिक्ष दिया है। अफ्रीका के अंतिम किनारे की खोज 1487 में बर्थोलोम्यू डियान पुर्तगाली ने की थी। 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाली कैप्टन वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए में निकला। अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की सहायता से वह 20 मई 1498 को कालीकट केरल में पहुंचा। तो यह क्वेश्चन पूछ देता है कि जो वास्को डी गामा जो भारत की खोज के लिए निकले, यह किनकी सहायता से? तो अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी थे, इनकी सहायता से दिया है। भारत में पहुंचने वाले इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप राउट कहा जाता है। भारत में पहुंचने वाले इस मार्ग को क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप राउट। ठीक है। वास्को डी गामा भारत से लौटते समय बड़ी मात्रा में मसाले ले गए। दिया है उसने यूरोप में इसका व्यापार कर 60 गुना मुनाफा कमाया। इनके मसाला का व्यापार करके इन्होंने 60 गुना मसाला कमाया। 1500 में दूसरा पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो अल्वारेज क्रेबाल 13 जहाज़ों के साथ भारत आया। वास्को डी गामा पुनः दोबारा 1502 में भारत आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन यानी कि केरल में स्थापित की तथा 1505 में कुन्नूर में स्थापित की। वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आए। तो पूछ सकता है इनका क्रम, तो याद रखेंगे। एक 1498 ईस्वी में, एक 1502 में और दूसरा 1524 में, यानी कि ये तीनों क्रम जो है वास्को डी गामा के भारत आने का है। यह दिसंबर 1524 में उसकी मृत्यु भारत में ही हो गई। याद रखना है कि जो 1524 में भारत आया उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। उसे कोचीन में दफनाया गया। तो दफनाया कहाँ पे गया? तो कोचीन में। याद रखना है कहाँ दफनाया गया? तो कोचीन में इनको दफनाया गया। किसको? तो वास्को डी गामा को। दिया है कार्टज व्यवस्था। कार्टज का अर्थ परमिट हिंद महासागर में व्यापार करने वाले भारतीय, अरबी तथा मुगलों को अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। इसके बदले में पुर्तगाली सुरक्षा उपलब्ध कराते थे। यह कार्टज व्यवस्था क्या थी? कार्टज व्यवस्था थी। यह है फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से 1509। अल्मीडा के बारे में पढ़ना है, जो पुर्तगाली गवर्नर हुआ करेगा। यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कब से कब तक कार्यकाल? तो 1505 से लेकर के 1509 तक। कब से कब तक? तो 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। उसने शांत जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। क्या अपनाया? कौन अपनाया? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने शांत जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई। अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त नौसेना को पराजित कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो पूछ सकता है कि 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने किनको किनको हराया? तो मिस्र को, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त नौसेना को पराजित कर दिया और हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब आएगा चौल युद्ध। चौल युद्ध दिया है स्थान चौल महाराष्ट्र में, समय 1508 में, मुख्य पक्ष पुर्तगाल, ममलुक सुल्तान मिस्र और गुजरात सल्तनत। यह पृष्ठभूमि, यह पुर्तगाल भारत में व्यापारिक अधिकार स्थापित करना चाहता था। स्थापित करना चाहता था। करना चाहता था। अरब और मिस्र के
व्यापारी पुर्तगाली हस्तक्षेप से नाराज थे। चौल का युद्ध इसी संघर्ष का परिणाम था। युद्ध का परिणाम देखेंगे, यह युद्ध निर्णायक नहीं था। पुर्तगाल के कमांडर लॉरेंजो डी अल्मेडा की मृत्यु हुई। यह इस युद्ध ने दीव के युद्ध की नींव रखी। दीव का युद्ध हम लोग देखेंगे। दीव का युद्ध, दीव जो गुजरात में है, 3 फरवरी 1509 को होगा। पुर्तगाल कमांडर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, गुजरात सल्तनत, मालाबार के जमोरिन ममलुक सुल्तान और तुर्की नौसेना का गठबंधन। यह पृष्ठभूमि चौल के बाद अरब सागर में भारतीय शक्ति पुर्तगाल को भारत से बाहर निकालना चाहती थी। दीव का युद्ध इस गठबंधन द्वारा पुर्तगाल को चुनौती देने का प्रयास था। युद्ध का परिणाम पुर्तगाली की निर्णायक जीत हुई। अरब और भारतीय नौसेना की भारी हार हुई। यह पुर्तगाल ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह युद्ध यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत का प्रतीक है। अब आएगा आपका अल्फांसो दी अल्बुकर्क, 1509 से 1515 तक। 1509 से 1515 तक। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अल्मीडा के बारे में, तो 1503 से 1509 था। अब इसका 1509 से 1515 तक। माना जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। किसको? अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में उसने गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना। कब? 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक जो आदिल शाह थे उनसे छीन लिया। 1511 में मलक्का तथा 1515 में फारस की खाड़ी के होर्मुज बंदरगाह को जीता। अल्बुकर्क ने भारतीयों के विवाह नीति को प्रोत्साहित किया। सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय अल्बुकर्क था। उसने अपने क्षेत्र में इस प्रथा को बंद करवा दिया। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हुई। इसकी कब्र गोवा में ही है। अब आएगा नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक। अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण गवर्नर नीनो था, यानी कि नीनो डी कुन्हा था। 1530 में उसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया। 1534 में बेसिन तथा 1535 में दीवा पर अधिकार कर लिया। अब आएगा अन्य तथ्य। मुगलों का पुर्तगालियों से पहला संघर्ष जहांगीर के समय सूरत में 1613 में हुआ। शाहजहां के समय 1532 में चटगांव एवं हुगली में पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। इसका कारण मुमताज महल की नौकरों का पुर्तगालियों द्वारा अपहरण किया गया था। औरंगजेब के समय समुद्री डाकुओं के से संबंध के कारण पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर शाहस्ता खां था। 1661 में ब्रिटिश चांसलर द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप ब्रिटेन को दहेज के रूप में दिया। अब आएगा कार्ड्स व्यवस्था। कार्ड्स का अर्थ है परमिट। हिंद महासागर में व्यापार करने वाले भारतीय, अरबी, मुगलों अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। उसके बदले पुर्तगाली सुरक्षा उपलब्ध कराते थे। पुर्तगालियों के पतन का कारण दिया धार्मिक और वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, अंग्रेज एवं डच शक्ति का भारत में प्रवेश, ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों का पश्चिम की ओर झुकाव। पुर्तगाली का प्रभाव, यह यूरोप कंपनियों को भारत में प्रवेश का मार्ग मिला। भारतीय उत्पाद का यूरोप में प्रसार हुआ। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू इत्यादि फसलों का उत्पादन भारत में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। गोथिक स्थापना काल का प्रवेश है। अब देखेंगे हम लोग डच के बारे में। किसके बारे में? तो डच के बारे में। अब हम लोग देखेंगे डच के बारे में। दिया है प्रथम डच यात्री कॉर्नेलिस हॉटमैन
हेस्तमान था। यह 1596 में उसने सुमात्रा की यात्रा की तथा बाद में भारत की यात्रा की। यह डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। यह कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी क्षेत्र में व्यापार का आज्ञा पत्र दिया गया। यह डचों ने भारत में पहले सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा सोरा का व्यापार किया। बाद में उसने भारत भारत से नील एवं मसालों का भी व्यापार प्रारंभ किया। भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में स्थापित की। 1632 में पटना में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कब? तो 1632 में। यह 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। इस युद्ध द्वारा भारत में डचों का पतन हो गया। कहाँ तो पतन हुआ? तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और इसका पतन हो गया। यह डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। यह डच कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्टर थी। कंपनी का संचालन 17 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया गया था। अब देखेंगे हम लोग अंग्रेज के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेज के बारे में। दिया है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कुछ व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में की। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की। उन्होंने कंपनी की पूर्वी देशों से व्यापार के लिए 15 वर्षों का फरमान दिया। किसने? तो एलिजाबेथ ने। यह भारत के में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस ने 1608 में रेड ड्रैगन नामक व्यापार जहाज से सूरत पहुंचा। यह कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1609 में मुगल दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी तथा 400 का मनसब प्रदान किया। अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की। दिया है 1615 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। यह अंग्रेजों ने सूरत के अतिरिक्त भरौच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, अजमेर, कासिम बाजार, पटना इत्यादि में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी मिल्डन हॉल था। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को इंटरपोल कहा जाता था। अब यह है महत्वपूर्ण तथ्य। यह है 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने दिया। इसमें 500 पोगोडो प्रति वर्ष के बदले मुक्त व्यापार का फरमान दिया गया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय से कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, राज्यों की संधि करने, न्याय कार्य करने आदि का अधिकार प्रदान किया गया। दिया 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। चार्ल्स को उपहार में बम्बई बंदरगाह प्राप्त हुए। दिया 1668 में ईस्वी में चार्ल्स की कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई दे दिया। दिया है सूरत में भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय। दिया है सूरत 1608 में, मुंबई 1687 में, कलकत्ता 1665 से 73 में, दिल्ली 1912 में। दिया है 1680 में औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर यानी कि धार्मिक कर लगा दिया।
तो पूछ सकता है कि जजिया कर कौन सा कर था, तो जजिया कर एक धार्मिक कर था। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया। कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड आंगियर ने आधुनिक बंबई की नींव रखी। यह 1688 ईस्वी में सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने मुगल जहाज़ों को लूटा। औरंगजेब ने इसके विरोध में पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम, सूरत आदि कोठियाँ छीन ली। बाद में 17,000 पाउंड के दंड के बाद अंग्रेजों को क्षमा कर दिया गया, लेकिन सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। अब आपको पढ़ना है, मुख्य टॉपिक जो है इसमें पढ़ना है डेनिस के बारे में। तो डेनिस के बारे में देखते हैं। डेनिस की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई तथा उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में ट्राम्बे यानी कि तमिलनाडु में स्थापित की। दिया है उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की। डेनिस कंपनी का झुकाव व्यापार से ज़्यादातर धार्मिक प्रचार पर था, जिसके कारण कंपनी को अधिक सफलता नहीं मिली। डेनिस कंपनियों अंग्रेज प्रतिद्वंदित न कूटनीति के सामने भारत में नहीं टिक सका। 1845 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए। अब आएगा आपका फ्रांसीसी। क्या आएगा? फ्रांसीसी। एक मिनट। फ्रांसीसी। अब हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों के सबसे अंत में भारत आया। लुई 14वां के समय में कोबाल्ट फ्रांसीसी मंत्री के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरौन या फ्रैंको कैर के नेतृत्व में फ्रांसीसी दल भारत आया। 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना हुई। यह फ्रांसीसी केरौन को भारत में स्थापित बस्तियों की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसियों ने मद्रास के पास पांडिचेरी में 1674 में विकसित किया तथा वहां फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था तथा मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर तथा सूरत में इनके कार्यालय थे। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी पुदुचेरी, माहे, कुडाईकल एवं यमन तक में ही सीमित रह गए। अब आइए प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसको अड्यार का युद्ध कहा जाता है, 1774 में 48 में, यह 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि यह हुआ एक्सला सापेक्ष 1748 में। तो पूछता है कि एक्सला सापेक्ष की संधि क्यों हुई, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण जो में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। अब दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसको अंबुर का युद्ध 1749 में, 1749 से 54 ईस्वी में कर्नाटक एवं हैदराबाद उत्तराधिकारियों के लिए दो गुटों का निर्माण। दिया है पांडिचेरी की संधि 1755। दिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध वांडीवास का युद्ध 1756 से 63। दिया है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ पेरिस की संधि के तहत, जो खत्म कर दिया गया 1763 ईस्वी में। अब आपको पढ़ना है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध देखेंगे हम लोग कि 1746 से 48 में भारत में कारण क्या था, तो भारत में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदित, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का भी युद्ध था। यह तत्कालिक कारण जहाज पर हमला था। घटनाक्रम देखेंगे, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय भारत में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था तथा मद्रास के अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोल्स मोर्स था। दिया है मद्रास एवं पांडिचेरी उस समय कर्नाटक राज्य का क्षेत्र था, जिसका
नवाब अनवरुद्दीन था। दिया है डुप्ले मद्रास पर अधिकार करना चाहता था। उसे मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोनी को मद्रास बुलाया। उसने बोर्डोनी की सहायता से 1746 में मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले मद्रास पर अधिकार रखना चाहता था, लेकिन बोर्डीने बोर्डीनी ने 4 लाख पाउंड की राशि लेकर मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। बोर्डीने ने वापस जाने के बाद डुप्ले से पुनः मद्रास पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। यह कर्नाटक के नवाब अलबरुद्दीन ने आश्वासन का उल्लंघन मानकर अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में डुप्ले का विरोध सेना भेज दी। ड्यार के युद्ध 1748 में डुप्ले ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया। परिणाम हुआ एक्सला सापेल की संधि 1748 द्वारा युद्ध समापन किया गया। संधि के अनुसार अंग्रेजों को मद्रास का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग का। अब देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में घटनाक्रम देखेंगे हम लोग। घटनाक्रम देखेंगे, कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने चांद साहब को समर्थन देकर अनवरुद्दीन के प्रति अंबुर का युद्ध 1749। अनवरुद्दीन युद्ध में मारा गया तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। चांद साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांव उपहार में दे दिए। हैदराबाद में डुप्ले की कूटनीति से नासिर जंग की हत्या हो गई तथा मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम घोषित हो गया। दिया है बाद में क्लाइव ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने राजा खां को पराजित किया। 1751 में चांद साहब की भी हत्या कर दी गई तथा मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। यह इसी समय 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस जाना पड़ा। डुप्ले के बाद चार्ल्स रॉबर्ट गोहेड्यू भारत में गवर्नर बनकर आया। यह परिणाम में क्या हुआ? यह पांडिचेरी की संधि 1755 में युद्ध समाप्त हो गई। दोनों अपने विजित प्रदेश एक दूसरे को वापस कर दिए। दोनों कंपनियों ने भारतीय राज्यों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। अब देखेंगे हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध हम लोग देख लेते हैं 1756 से 63 तक। कारण यूरोप में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जो 56 से लेकर के 63 तक। घटनाक्रम देखेंगे, यह युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने 1757 में बंगाल पर अधिकार कर लिया, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई। यह फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया, लेकिन अंग्रेजी सेना ने जल्द लाली को वहां से हटाने पर विवश कर दिया। यह लाली ने मद्रास को घेरने की योजना बनाई। लाली ने हैदराबाद के सेनापति बस्सी को मद्रास बुलाया। परिणामतः हैदराबाद में अंग्रेजों ने सलावत जंग को निजाम बना दिया। यह लाली की जीत में असफल रहा। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर अयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया। यह वांडीवास का युद्ध निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध द्वारा फ्रांस का पतन हो गया। परिणाम देखेंगे, पेरिस की संधि हुई 1763 के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का समापन हुआ। तो याद रखना है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसकी समाप्ति कैसे हुई? तो पेरिस की संधि 1763 के द्वारा, जो सप्तवर्षीय युद्ध का समापन हुआ। भारत में फ्रांस का पतन हो गया। फ्रांस भारत में केवल पांडिचेरी, माहे, कराईकल, यमन तक ही सीमित रह गया।
यह पेरिस के संधि के तरह फ्रांस भारत में सेना नहीं रखने का तथा केवल व्यापार करेंगे। फ्रांस के पतन का कारण, यह डुप्ले की फ्रांस वापसी, लाली की अदूरदर्शिता, फ्रांसीसियों नौसेना का कमजोर होना, अंग्रेजों की श्रेष्ठता, फ्रांसीसी शासक ने से कंपनी को व्यापार समर्थन नहीं। यह प्रमुख वर्ष के घटनाक्रम दिए। 1453 कुस्तुनतुनिया का पतन, 1487 मुख्य इंपॉर्टेंट लाइन है यह, इसको आप सभी आदमी जो है इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि यह मुख्य लाइन है जो पाई चार्ट दिया गया है। यह 1487 बोर्थेल्यू डियाज द्वारा तूफानी अंतरिक्ष की खोज, 1498 वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज, 503 पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, 1505 में कुन्नूर में द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना, 1509 में अल्मीडा द्वारा मिस्र, तुर्की तथा एवं गुजरात की संयुक्त नौसेना को पराजित करना, 1530 में नीनो डी कुन्हा द्वारा गोवा को राजधानी बनाना, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों को वापसी, 1599 में स्थल मार्ग से अंग्रेज व्यापारी मिलेंडेन हॉल की भारत यात्रा, 1599 में अंग्रेजी व्यापारियों कंपनी मर्चेंट एंड वेंचर्स की स्थापना, 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1608 में प्रथम अंग्रेजी यात्री कैप्टन हॉकिंस द्वारा भारत आगमन, 1608 में अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित, 1611 में अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना, यह 1615 में सर टॉमस को जहांगीर के दरबार में आया, 1632 में गोलकुंडा के शासक द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया गया, 1661 में चार्ल्स द्वितीय का राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह, 1680 में औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया गया। यह 1688 में औरंगजेब एवं सर जॉन चाइल्ड के बीच संघर्ष, 1616 में डेनिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना, 1620 में डेनिश प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री ट्रॉन्केबर में स्थापित, 1745 में डेनिश कंपनी द्वारा भारत में सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच देना, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1668 में फ्रांसीसी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री की सूरत में स्थापना, 1674 में फ्रांसीसी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित, 1646 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1748 आयर का युद्ध डुप्ले तथा कर्नाटक के नवाब के बीच, दिया 1748 में एक्सला सापेक्ष की संधि, 1749 में अंबुर का युद्ध, 1754 में डुप्ले की फ्रांस वापसी, 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि, 1756 से 63 में तृतीय कर्नाटक युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध, 1763 में पेरिस की संधि, 1954 में पांडिचेरी से फ्रांस की वापसी। तो यह जो है, अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नवीन राज्यों का उदय। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।